आज की इस चर्चा में स्वागत है। सोच कर देखिए, हमारी आधुनिक दुनिया कुछ ऐसी अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ताकतों से चलती है जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। जेब में रखे स्मार्टफोन की बैटरी से लेकर विशाल पुलों पर लगने वाले लोहे के जंग तक, हर जगह ऊर्जा का प्रवाह इन्हीं नियमों से तय होता है। तो आइए इस अदृश्य इंजन के रहस्यों को उजागर करें और समझें कि ये हमारे जीवन को कैसे संचालित करता है। इस पूरे विषय की गहराई में जाने के लिए हम अपनी चर्चा को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इंजन के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर वोल्टेज और नर्नस्ट समीकरण को समझेंगे। उसके बाद कंडक्टेंस और कोहलराउश नियम पर नज़र डालेंगे। आगे बढ़ते हुए फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम और अंत में इन सब का हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में उपयोग, जैसे बैटरी, ईंधन सेल और जंग लगने की प्रक्रिया को समझेंगे। असल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही शानदार दो तरफा रास्ता है। एक तरफ ये उन प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से बिजली बनाने का विज्ञान है जो अपने आप होती हैं, और दूसरी तरफ इसी बिजली का इस्तेमाल करके ऐसे रासायनिक बदलाव लाना जो कुदरत में खुद ब खुद कभी नहीं होते। ये सच में प्रकृति के नियमों और इंसानी दिमाग का एक बेहतरीन संतुलन है। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और इस इलेक्ट्रोकेमिकल इंजन की बुनियाद को समझते हैं। इसे समझने के लिए क्लासिक डैनियल सेल से बेहतर क्या हो सकता है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक घुलते हुए जिंक एनोड से निकलकर तार के जरिए कॉपर कैथोड तक पहुँचते हैं। जब इनकी सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड लेवल पर होती है तो ये सिस्टम बिल्कुल 1.1 वोल्ट की बिजली पैदा करता है। ये कोई आम रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह ऊर्जा का एक कंट्रोल किया हुआ प्रवाह है, जिसने आगे चलकर हमारे सारे इलेक्ट्रोकेमिकल आविष्कारों की नींव रखी। अब यहाँ पर गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच का अंतर समझना बड़ा दिलचस्प है। गैल्वेनिक सेल बिल्कुल उस पत्थर की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा हो, यानी ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो खुद ब खुद होती हैं और ऊर्जा छोड़ती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसी पत्थर को वापस पहाड़ के ऊपर धकेलना पड़ता है, जिसके लिए बाहर से बिजली की आवश्यकता होती है ना कमाल का अंतर। इस इंजन के बुनियादी काम को समझने के बाद आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उन गणितीय नियमों और वोल्टेज को समझेंगे जो इसकी ताकत को मापते हैं। अब एक समस्या ये थी कि किसी अकेले इलेक्ट्रोड की क्षमता को नापना नामुमकिन सा है, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक यूनिवर्सल बेस मान लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहाड़ों की ऊंचाई नापने के लिए समुद्र तल को 0 माना जाता है। यहाँ भी एक बार दबाव और 1 मोलर सांद्रता पर इस इलेक्ट्रोड को अपनी मर्जी से 0 वोल्ट का मान दे दिया गया, और अब इसी समुद्र तल से बाकी सभी तत्वों की क्षमता सटीक रूप से मापी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है। लैब के बाहर की असली दुनिया तो आदर्श नहीं होती है ना? तो जब असल जिंदगी में रासायनिक समाधान एक परफेक्ट 1 मोलर सांद्रता पर नहीं होते, तब इन सेल्स के बिजली उत्पादन का क्या होता है? इसी सवाल का जवाब देता है नर्नस्ट समीकरण। ये समीकरण थ्योरी को असलियत से जोड़ने वाला एक मजबूत पुल है। ये हमें बताता है कि तापमान और कैथोड एनोड के भीतर सांद्रता में होने वाले बदलावों का वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो जैसे जैसे रसायन खर्च होते हैं, सांद्रता गिरती है और सेल का वोल्टेज कम होने लगता है। यही वजह है कि थोड़े वक्त बाद हमारे फ़ोन या लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और इन सारी कैलकुलेशंस के बीच एक बहुत ही खास नंबर छिपा हुआ है, 96,487। ये फैराडे का स्थिरांक या फैराडे कांस्टेंट है। ये बस कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये पूरे 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के अंदर मौजूद सटीक इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम्ब में दर्शाता है। असल में ये वही धुरी है जिस पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा गणित घूमता है। ये स्थिरांक सीधे तौर पर गिब्स ऊर्जा के गणितीय मॉडल को आधार देता है। ये फॉर्मूला साबित करता है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया रिवर्सिबल इलेक्ट्रिक काम उसके अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा में आई कमी के बिल्कुल बराबर होता है। ऊर्जा ना तो बनती है और ना ही नष्ट होती है, बस अपना रूप बदलती है। और यह समीकरण ऊर्जा संरक्षण का एक बेहद खूबसूरत गणितीय प्रमाण है।
तो चलिए वोल्टेज के इन अमूर्त गणितीय कॉन्सेप्ट्स से आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे हिस्से में उस भौतिक तरल माध्यम पर ध्यान देते हैं जहां ये आयन असल में सफर करते हैं। जैसे एक ठोस तांबे का तार बिजली के बहने में रुकावट डालता है, ठीक वैसे ही इन रासायनिक समाधानों में भी अपना खुद का एक प्रतिरोध और चालन होता है। ये बुनियादी सूत्र बताते हैं कि समाधान के अंदर मौजूद छोटे छोटे आयन कितनी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और पूरे सिस्टम को कितनी दक्षता के साथ पावर दे सकते हैं। यहाँ तरल माध्यम का एक बड़ा ही चौंकाने वाला बर्ताव देखने को मिलता है। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम क्लोराइड में जब पानी मिलाया जाता है तो उनका चालन बहुत ही सुचारू और अनुमानित तरीके से बढ़ता है, लेकिन कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स एक अलग ही खेल दिखाते हैं। पानी मिलाने पर अचानक उनके चालन में एक बहुत बड़ा उछाल आता है, क्योंकि उनके अणु अचानक टूटकर आयन में बदल जाते हैं। आयनों के इसी जटिल और अचानक बदलते बर्ताव को कोलराउश नियम द्वारा बहुत ही सटीकता से मॉडल किया गया है। बिजली के प्रवाह और उसके माध्यम को समझने के बाद आइए चौथे हिस्से की तरफ चलें, जहां हम फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों पर गौर करेंगे। फैराडे के नियम इन सारी थ्योरीज को सीधे फैक्ट्री के भौतिक उत्पादन से जोड़ देते हैं। ये नियम साफ तौर पे बताते हैं कि किसी भी रसायन का कितना उत्पादन होगा, जैसे खारे पानी से भारी मात्रा में क्लोरीन गैस निकालना। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने सिस्टम में कितनी बिजली डाली है। सीधे शब्दों में, बिजली का हर एक कूलम्ब पैदा होने वाले रसायन के हर एक ग्राम को कंट्रोल करता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे व्यवहारिक हिस्से पर। आइए देखते हैं कि ये सारी थियरी कैसे उन तकनीकों का निर्माण करती है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल दुनिया में हम बैटरीज को दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक बैटरी, जैसे कि घड़ियों में लगने वाले ड्राई सेल, एक वन वे रास्ते की तरह हैं। एक बार रासायनिक प्रक्रिया रुकी तो बैटरी भी हमेशा के लिए खत्म। लेकिन द्वितीयक बैटरी, जैसे हमारी कार की लेड एसिड बैटरी, वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। ये किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह उल्टी दिशा में भी काम कर सकती हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें बाहरी बिजली देकर बार बार चार्ज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया का एक बड़ा ही गहरा दोहरा रूप है। एक तरफ इसी विज्ञान का इस्तेमाल करके हम बेहद कुशल और साफ सुथरे ईंधन सेल बना सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऊर्जा सीधे बिजली में बदल जाती है और बचती हैं सिर्फ शुद्ध पानी की बूंदें, जो हमारे स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य की चाबी हैं। लेकिन कुदरत अपना रास्ता खुद चुनती है। यही वो सेम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है जो जंग के रूप में हमारे विशाल लोहे के बुनियादी ढांचे को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सोचिए, एक ही विज्ञान हमारा भविष्य भी बना रहा है और हमारी बनाई चीजों को वापस मिट्टी में भी मिला रहा है। और इसका ये दोहरा रूप एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। हम इंसान चाहे कितनी भी एडवांस्ड बैटरीज बना लें या लोहे को बचाने के लिए कितने ही मजबूत पेंट का आविष्कार कर लें, क्या हमारी इंजीनियरिंग कभी पूरी तरह से इस ब्रह्मांड के इलेक्ट्रोकेमिकल नियमों द्वारा तय किए गए इस प्राकृतिक पतन को मात दे पाएगी? या फिर कुदरत का ये अदृश्य इंजन हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहेगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।